बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये लेक्चर नंबर 4 है और ये आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन है इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे। ठीक है, और मैंने इसलिए ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो स्टार्ट लिया था वो लेक्चर नंबर 7 से लिया था डायरेक्टली ना। तो लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके, मुझे पता पता चल सके कि इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में जो फॉर्मूलाज वो ड्राइव हुए किस तरह हैं और ये होती क्या है, मतलब किस तरह ये आती है आपके पास। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं सही, और कोशिश करूँगा थोड़ा सा क्विकली लेके चलूँ क्योंकि आप लोगों को मतलब बेसिक तो वैसे पता ही होगी। ठीक है, तो बस ये इंट्रोडक्शन होगा और थोड़ा सा फार्मूलाज की डेरिवेशन देखेंगे किस तरह ये फार्मूलाज आपके ड्राइव हुए हैं। सही, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ। अच्छा अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमें बस आपको पता है कि इंडक्टेंस और ट्रांसमिशन लाइन में सबसे पहले तो आपको इंडक्टेंस ड्राइव करनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि आपका वोल्टेज इंडक्टेंस किस तरह ड्राइव होगी। हमने दो फार्मूलाज देखे, ठीक है। एक तो आपका फ्रेडे लॉ का फार्मूला होता है, यानी जो आपकी ईएमएफ इंड्यूस होती है जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपकी किसी भी कंडक्टर के अराउंड इंक्लोज होती है, तो इसका एक यानी उस कंडक्टर में जब ईएमएफ इंड्यूस होती है, वंस द फ्लक्स लिंक टू दैट बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर, तो एक वोल्टेज का आपके पास एक ईएमएफ का फॉर्मूला आपके पास यहाँ से ड्राइव होता है। एक वोल्टेज का फॉर्मूला हमें पता है कि इंडक्टर के इसमें जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वही होता है। अगर इन दोनों कंपेयर में करवाऊँ तो मैं यहाँ से इंडक्टेंस यहाँ से निकाल सकता हूँ। सही। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स विद इन ऑफ द कंडक्टर that are involved to the flux that are responsible for the flux linkage, यानी आपके पास जो with respect to turn आपके पास जो फ्लक्स लिंकेज आ रहा होता है, ठीक है। ये इस वाली पूरी टर्म को मैं क्या कंसिडर कर लूँगा, लैम्डा, एक नया एक अलग इसको पैरामीटर दे दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास एट दी एंड इसको सॉल्व करने के बाद, अच्छा किस तरह की कंपेयर करवाया मैंने, ये डी टी आप कैंसिल हो गए और मेरे पास यहाँ से इंडक्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, डेल लैम्डा बाय डेल आई, ठीक है, या डी लैम्डा बाय डी आई बोल रहे हैं इसको। सही। अच्छा अच्छा, अब नंबर ऑफ टर्न्स of the conductor that are involved for the flux linkage. So with respect to that turns, the flux linkage is given by the formula lambda is equal to n phi, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फ्लक्स लिंकेज जो डिपेंड कर रही होती है वो करंट पे कर रही होती है, लेकिन अगर कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड बाउंड्री में इंक्लूज होगी, और ठीक है, और उतना ही इसके पास फ्लक्स यानी टाइम इनहेरेंट चेंज इन फ्लक्स आ रहा होगा। सही। तो अब अगर इसकी रिस्पेक्ट से देखें, एनालाइज करें हम, तो ये लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है, और जब लीनियर रिलेशनशिप बात आ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि इनका जो डेरिवेटिव वो लीनियर होगा। तो लीनियर केस में मैंने ये काम किया कि मैंने इसमें जो डेरिवेटिव वाला पार्ट जो था वो स्किप कर दिया, क्योंकि दोनों ही दूसरे के क्या कहते हैं प्रोपोर्शन है, कि जितना मैं करंट पास करूंगा उतना ही इसमें फ्लक्स लिंकेज होगा। तो मैंने यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, एल इज इक्वल एन फाइव बाई आई। ये फॉर्मूला है, ये हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, और यही वो पैरामीटर है लैम्डा का जो फ्लक्स लिंकेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, और ये हमने बहुत यूज़ किया, और फिर डिवाइड बाई इसको करंट करते थे तब हमें इंडक्टेंस मिलती है। तो ये वही फॉर्मूला है जो कि हमने बहुत यूज़ किया है, ठीक है। ये इस तरह ड्राइव हुआ था। सही है। सही। थोड़ा क्विकली के चलता हूँ ताकि ये खैर एग्जाम का इतना खास पार्ट तो इसका नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाइज पता होना चाहिए ताकि एक बैकग्राउंड बन सके ना। बाकी एम्पेयर लॉ अप्लाई किया मैंने, एम्पेयर्स लॉ क्यों अप्लाई किया कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है उसमें फील्ड इंक्लूड हो रही है, तो अगर वो फील्ड आपकी विद इन द बाउंड्री है, जैसे ये देखें पॉइंट नंबर 2 देखें, ये पूरी बाउंड्री में इंक्लूड हुई हुई है, तो मैं इस पर एम्पेयर लॉ क्या कहता है कि ये आपका सबसे बेस्ट तरीका होगा उस कंडक्टर का करंट मालूम करने के लिए। ये अगर मैं इस क्लोज पाथ का अगर मैं करंट मालूम करना चाहता हूँ तो ये एक इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ हो जाएगा डिफरेंशियल लेंथ के साथ। तो एच के आपके मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्लूज हुई है विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर, और डिफरेंशियल लेंथ क्या है, जब मैं इस कंडक्टर को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में या नंबर ऑफ सब कंडक्टर्स में डिवाइड करूंगा, तो लेंथ मेरे पास जो आ रही होगी सब कंडक्टर्स की वो डिफरेंशियल फॉर्म में आ रही होगी, डिफरेंशियल लेंथ डॉट प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो करंट का मिलेगा, यानी मुझे इस पूरे कंडक्टर का करंट पता चल जाएगा, जो कि यानी जो इस पूरे कंडक्टर में इंक्लूड होगा, ठीक है। जब मैं करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ यानी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, कि जब करंट पास हुआ इस कंडक्टर में तो कितना आपके पास फील्ड जो है वो इंक्लूड हुआ इसकी बाउंड्री पे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिफरेंशियल लेंथ। सही।
ये इस तरह देखें। तो मतलब बस सिंपल से इसका अगर कंक्लूजन बनाऊँ तो ये है कि अगर मुझे कोई भी मेरे पास कंडक्टर है और वो सर्कुलर शेप में और जो फील्ड इंक्लूड हुई है वो इसकी बाउंड्री पे भी इंक्लूड हो रही है, पूरा बाउंड्री इसका कवर कर रही है फील्ड, तो मैं उस कंडक्टर का करंट जो क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। बस ये समझ इसकी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि आपका जो कंडक्टर होना चाहिए आइडियली आपका सर्कुलर शेप में होना चाहिए। ठीक है, कोई एसिमेट्रिक शेप ना हो, यानी फील्ड फॉर एग्जांपल एसिमेट्रिक शेप का कंडक्टर है तो फील्ड जाहिर सी बात है वो भी एसिमेट्रिकल होगी। तो इस पे हमारा जो ड्रॉबैक ये होगा कि मैं इस पे फिर एम्पियर्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकूंगा। ठीक है, क्यों नहीं कर सकूंगा? क्योंकि हर पॉइंट पे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो चेंज होगी, और चेंज होने की वजह से ये फिर बैरोमीटर मेरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर आपके पास इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रेफरेबल नहीं है एम्पियर्स लॉ उन कंडक्टर्स के लिए जो कि सर्कुलर शेप में नहीं होता, यूजुअली ऐसा होता भी नहीं है, तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई हो जाता है और हम करेंगे। ठीक है, आर्बिट्रेरी शेप नहीं होनी चाहिए है, और एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपका कंडक्टर सर्कुलर शेप में होना चाहिए, फील्ड इंक्लूज हो, इसकी पूरी बाउंड्री को कवर करे। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सही। अच्छा, यहाँ पर कुछ मैंने चीज़ें लिखी। अच्छा, ये पूरा वाला पार्ट में बाद में डिस्कस करूँगा, ये देखें। अच्छा, वुड बी डिफिकल्ट ऑल्सो कंडक्टर इन सर्कुलर शेप अलाउ यूनि डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट। यूनि डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट होगा अगर आपके पास कंडक्टर सर्कुलर शेप में होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये रिटर्न पाथ इसके लिए आएगा तो करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो हीटिंग इफेक्ट और डिफॉर्मेशन इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाएगा आपके पास। और अच्छा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, जब आपकी इंडक्टेंस, जब हम जिस तरह हमने देखा था कि आपकी इंडक्टेंस जो है वो अगर नियर बाय कंडक्टर के साथ लिंक हुई हुई है, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। सेल्फ में होता है कि इंटरनल जो कंडक्टर है उसकी अपनी क्या इंडक्टेंस है। सही है, इंटरनल फ्लक्स। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस किस तरह निकालेंगे हम? इंटरनल फ्लक्स और एक्सटर्नल फ्लक्स के थ्रू। ये फॉर्मूला हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है। और हाँ, आपका ये एम्पियर्स लॉ, मैंने एम्पियर्स लॉ के लिए आपको बताया कि कंडक्टर को हम नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। क्योंकि क्यों डिवाइड करते हैं? हम इसको इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल लेंथ लेते हैं हर सब कंडक्टर्स की, और फिर क्या करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मालूम करते हैं। सही है, हर पॉइंट के लिए फिर इनका एवरेज ले लेते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं एम्पियर्स लॉ को। एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए आप कंडक्टर को सब कंडक्टर्स में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो ये बेसिक नॉलेज है, तो बस ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। थियोरेटिकली पार्ट है ये आज का लेक्चर थोड़ा। अच्छा, इंडक्टेंस डिटरमाइन करने के लिए आपको ये फॉर्मूला हमने जैसे ड्राइव कर लिया था। सही है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, फाइव इक्वल बी ए। अच्छा, हमें पता है कि फाइव किसके बराबर होता है? बी ए के बराबर होता है। सही। अब देखें, ये देखो फाइव इक्वल बी ए आ गई ना, तभी मैं कह रहा था कि एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपको स्टेप्स में डिवाइड करना होता है कंडक्टर्स को। क्यों? क्योंकि आपके पास हर पॉइंट पे फील्ड जो होती है वो चेंज हो रही होती है। तो हमें जाहिर सी बात है, अगर मैं ओवरऑल कंडक्टर ले रहा हूँ और उसको फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इसकी कंडक्टर लेंथ ले रहा हूँ, तो हो सकता है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। सही। या हो सकता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी सही से नहीं आए आपके पास, क्योंकि आपने इसको डिवाइड नहीं किया था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस स्टेप्स में जिस तरह हमने इंटरव्यू पढ़ा था कि नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हर पॉइंट में अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। फिर ओवरऑल हम एवरेज लेते हुए हम क्या करते हैं, करंट इंक्लूज, इसके जो पाथ में इंक्लूज हो रहा था करंट, उसको फाइंड आउट करते हैं। सही है। तो ये चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। सही, एट डिफरेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अच्छा, ये अगर आप देखें फॉर फ्लक्स वी हैव द फार्मूला फाइव विल बी, ये मैंने बता दिया जैसे कि। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मैंने एक कंडक्टर को इसके एक सब कंडक्टर में डिवाइड किया, तो एक आपके पास एक, अब ये आपको अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इंटरनल फ्लो ऑफ कंडक्टर। तो मैं अब इस पूरे जो मैंने कंडक्टर लिया था, अब मैंने उसको क्या किया, इसको सब कंडक्टर्स में अब मैं देख रहा हूँ। सही। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैंने देखा कि अगर मैं कंडक्टर को रिस्पेक्ट टू इट्स इंटरनल कोड देखूँ। सही है, तो यानी इंटरनल फील्ड ऑफ कंडक्टर कंसीडर करूँ, तो मेरी आउटर फील्ड जो होगी वो मेरी रेफरेंस हो जाएगी, और ये मेरी क्या होगी, मेन जो फील्ड जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो हो जाएगी। तो इसका रेडियस आर हो जाएगा, और बाहर वाले का रेडियस मैंने एक्स ले लिया। सही। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इंटरनल फील्ड ऑफ कंडक्टर, अच्छा सबसे पहले मैं इंटरनल फील्ड पे नहीं आता, एक्सटर्नल फील्ड पे आता। एक्सटर्नल फील्ड थोड़ा आसान है। अच्छा, इस पर अगर मैं एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करूँ, क्योंकि ये फील्ड जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि मैं इस पे एम्पेयर्स लॉ अप्लाई आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, कोई मसले वाली बात मेरे लिए नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एम्पेयर्स लॉ अप्लाई किया। ये मेरे पास डिफरेंशियल लेंथ है, ये मेरा बेसिकली क्या है, सर्कमफेरेंस है मेरे इस पूरे फील्ड का, जो कि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, तो मैंने 2πx लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसको हम सर्कल ही बोलेंगे, ठीक है, आसानी के लिए फील्ड नहीं बोलेंगे, हम इसको सर्कल बोलते हैं, तो सर्कल पाथ फॉलो कर रही है फील्ड आपकी।
क्योंकि कंडक्टर आपका सर्कुलर शेप में है, तो फील्ड जो इंक्लूड हुई है इसकी बाउंड्री वो भी सर्कुलर ही पाथ फॉलो करेगी, और ऐसा ही होना चाहिए। इससे आपका करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं वो कंट्रोल रेजिस्टेंस आपकी कम होती है इससे। इससे जो स्ट्रेंथ है, ऑप्टिमल लेंथ आपकी स्ट्रेंथ होती है, कंडक्टर का रेशियो जो होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमल स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो क्या जाता है इसको, ये आपका थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाता है। डिफॉर्मेशन इसकी वजह से होता है, जो कंडक्टर जो हीट होने के बाद डिफॉर्म होना शुरू होते हैं वो थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, तो इस वजह से सर्कुलर शेप में कंडक्टर रखे जाते हैं, मेजॉरिटी आपकी सर्कुलर शेप में होते हैं। सही। अच्छा अच्छा अच्छा। सही, तो इसको देखते हैं कि अच्छा अब क्योंकि सर्कुलर शेप में है तो फील्ड जो ओवरऑल जो फील्ड इंक्लूड हो रही होगी सेम होगी, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। ठीक है, इंटीग्रल से भी इसको बाहर निकाल दिया। अब अगर ये सर्कुलर शेप में नहीं होता ना, तो फिर मुझे इसको भी कैलकुलेट करना पड़ता। सही। ये तो इसलिए ये फ़ायदा होता है कि एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करने का, अगर आपका पाथ सर्कुलर है और तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो, इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो, तो ये चेंज हो नहीं रहा। सही। तो 2πx मेरी क्या होगी, सर्कमफेरेंस हो गई, यहाँ से मैंने निकाल लिया h। सही है, कोई मसला तो नहीं। अच्छा अभी मैं बात कर अच्छा मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहा हूँ, यानी उस कंडक्टर जो जो मेरा कंडक्टर है ना, कंडक्टर जो मैंने कंसीडर किया है ये वाला, मैं फिलहाल इसको इसकी रिस्पेक्ट से देख रहा हूँ, यानी इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? मैं इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी मैं कोई एक्सटर्नल फील्ड या इसका कोई इफेक्ट किसी और कंडक्टर के साथ नहीं देख रहा। तो अब एक्सटर्नल जो फील्ड कैलकुलेट करने का मकसद है कि एक्सटर्नल इंटरनल से मिलकर मुझे मिलेगा सेल्फ इंडक्टेंस, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, मैंने इसको थोड़ा सा दिखाई भी था, ये फॉर्मूला अप्लाई कर। तो हम अभी फिलहाल इंटरनल एक्सटर्नल फ्लक्स देख रहे हैं, फिर इंटरनल फ्लक्स देखेंगे। सही है। अच्छा, तो ये हो गया थोड़ा सा मेरे पास एल्यूमिनियम कॉपर और नॉट। अच्छा, क्योंकि आपके पास एल्यूमिनियम कॉपर नॉन मैग्नेटिक होते हैं, सही है, तो कि आपका सबसे ज़्यादा परमीबल होता है आयरन होता है, तो इसका मतलब मैं अगर मैं इस पूरे फार्मूला में मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले में अगर म्यू जो परमेबिलिटी उस पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कि 0.99 ही है ऑलमोस्ट म्यू नॉट से, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ एल्यूमिनियम कॉपर के केस में, क्योंकि आयरन अगर होता तो फिर बहुत ज़्यादा परमेबल होता तो फिर हमें इसको देखना पड़ता। सही। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ मुझसे क्लिक हो गया था जिसकी वजह से पीडी फट गई थी। आई एम सॉरी। तो इस पर दोबारा से देख लेते हैं, मैं यहाँ था। सही, रिकॉर्ड हो रहा है। सही। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि मैंने म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया इसको सिंपल, क्योंकि हम यहाँ पर जो कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं वो कॉपर का या एल्यूमिनियम भी हो सकता है, दोनों के लिए जो फील्ड का फॉर्मूला वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो परमेबल जो उनकी होगी ऑलमोस्ट 1/म्यू नॉट होगी। सही है। तो अगर मैं इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे मिल जाएगी यहाँ से। तो बी इज इक्वल म्यू आई बाई 2πx हो गया। ये मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इट इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ द कंडक्टर। सही है, जो हमने कंडक्टर कंसिडर किया है, ये रहा एक्सटर्नल फील्ड, लेकिन मैंने तभी इंटरनल फील्ड को डॉटेड किया हुआ है। सही। अब थोड़ा ये एक्सटर्नल फील्ड के लिए हो गया, इंटरनल फील्ड की बात करते हैं। इंटरनल फील्ड में थोड़ा सा मसला होगा। पहली बात तो ये फॉर्मूला आपने एम्पेयर्स लॉ अप्लाई किया, क्यों एम्पेयर्स लॉ क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके क्लोज लूप फॉलो कर रहा है फील्ड आपका, और विद इन द बाउंड्री पूरा इंक्लूड हो रहा है। लेकिन यहाँ कुछ मैंने एरोज बनाए हुए हैं, ठीक है, इसको बनाने का एक मकसद है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने वही काम किया कि क्लोज लूप है, फील्ड वुड बी सेम, तो मैंने बाहर निकाल लिया इसको। यहाँ पर सर्कमफेरेंस आ गई, डिफरेंशियल लेंथ मेरी सर्कमफेरेंस है, पूरा वही जो डिफरेंशियल लेंथ जो होगी मेरी कंडक्टर की, वो मेरा क्या होगा, सर्कमफेरेंस जो आपका सर्कल के लिए फॉर्मूला होता है वो आ गया आपके पास। सही। अच्छा, यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन है, थोड़ा सा ये मुश्किल है। यहाँ पर ये बात है कि अगर तो ऐसा है कि आपके पास, अब मुझे इंटरनल फील्ड का करंट मालूम करना है कि इस इंटरनल कोर में, इस इंटरनल सब कंडक्टर में, इस कंडक्टर को डिवाइड करने के बाद सब कंडक्टर है उसका मुझे करंट मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसका फ्लक्स लिंकेज देखूं ओवरऑल, तो जो मेरे जो आउटर सर्कल का जो फ्लक्स लिंकेज है और इसका जो एरिया है वो इफेक्ट डाल रहा होगा, वो लिंक हो रहा होगा इंटरनल के साथ। ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल है एक ही कंडक्टर, लेकिन हमने उसी कंडक्टर को डिवाइड किया हुआ है। सही। तो अब जब मैंने डिवाइड कर दिया तो ओवरऑल जो करंट है जाहिर सी बात है वो इसमें किसी ना किसी एरिया की रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा इंटरनल फील्ड में।
और मुझे मालूम करना है कि इंटरनल फील्ड में कितना करंट फ्लो कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? इसमें तो क्या था, हमें हम फील्ड ही एक्सटर्नल कंसीडर कर रहे थे, तो जो करंट फ्लो कर रहा था वो ओवरऑल करंट वही था आपके पास आई। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये अजम्पशन की कि अगर आपका जो रेडियस है, ओ सॉरी आई एम सॉरी, एरिया जो है, जो इंटरनल फील्ड का एरिया हमने पाई आर स्क्वायर कंसीडर कर लिया, क्योंकि रेडियस आपका आर था, सही। तो अगर उसमें इतना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो अगर हम उस पर इफेक्ट डालें उसके एक्सटर्नल फील्ड का, तो उसमें पाई एक्स स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर के रेशियो के हिसाब से, एरिया के रेशियो के हिसाब से करंट फ्लो करेगा। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पूरी डेरिवेशन का, जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर ओवरऑल करंट ही फ्लो कर रहा था, क्योंकि हम कंडक्टर की एक्सटर्नल फील्ड ले रहे थे। लेकिन यहाँ इंटरनल फील्ड केस में आपके पास रेशियो के हिसाब से, एरिया के रेशियो के हिसाब से, जो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल जो एरियाज जो हैं वो आपको कंसिडर करने होंगे, और उसी हिसाब से, यानी उस वो एरिया डिफाइन करेगा कि कितना करंट आपके एक्सटर्नल इंटरनल फील्ड में आ रहा है। तो मैंने पाई एक्स स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर किया, ठीक है, आई किया, और फिर मैंने क्या किया, वही एच टू पाई एक्स आ गया, ये मेरे पास सर्कमफेरेंस आ गया। फिर मैंने यहाँ से क्या मालूम कर लिया, एच मालूम कर लिया, एक्स आई बाई टू पाई आर स्क्वायर, और मैंने इसको म्यू से अप्लाई कर दिया। तो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है, तो मैं जब इसको म्यू से अप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मिल जाएगी। तो ये मेरे पास था, इस तरह ये फॉर्मूलाज आए थे। अब इनकी फॉर्मूला से फर्दर डेरिवेशन कैसे होंगी वो इंशाल्लाह आगे देखते हैं। अच्छा, सही है, रिकॉर्ड हो रहा है मेरे ख्याल में सही से, ठीक है। अच्छा, कुछ इसकी चीज़ें थी, हम सर्कुलेशन में क्यों कंसिडर करते हैं, मैंने बता दी। वैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, ऑप्टिमल स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो से मिलता है, डिफॉर्मेशन ब्रेकिंग स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, सर्कुलेशन में मिनिमम रेजिस्टेंस होती है एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल कंडक्टर्स, ताकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो कंडक्टिव मटेरियल की होती है वो कम हो, और इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट कम होगा, ठीक है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी करंट की। तो कुछ एडवांटेज होते हैं ऐसे जनरल पर्पस के लिए लिखे हुए, ठीक है। तो ये लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4। सही, तो आपको पता चल गया कि इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हमने क्या क्या देखा, कि आपके सबसे पहले इंडक्टेंस फॉर्मूला हमने ट्रेस किया, और फिर हमने क्या किया, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली अभी तक, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंटरनल फ्लक्स और एक्सटर्नल फ्लक्स। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ही हमें सेल्फ इंडक्टेंस मिलेगी, सही है। अभी हमने फ्लक्स कैलकुलेट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है। हमें ओवरऑल करना क्या है, हमें ओवरऑल ये करना है, हाँ, ये हमें असल में फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल चुकी है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। अब वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में, एक मिनट, सही है। अच्छा, ये लेक्चर नंबर 5 है, यहाँ से स्टार्ट देता हूँ। अच्छा, मैंने जैसे बताया था कि ईजियर पाथ जो होता है आपका फ्लक्स कैलकुलेट करने का, वो आपका एम्पियर्स लॉ के थ्रू ही मिलता है आपको, सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था लेक्चर नंबर 5 का, और लेक्चर नंबर 4 का वही हमने इंटरनल, अब हमें क्या निकालनी है, इंटरनल फ्लक्स निकालना है। हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तक पहुँच चुके थे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है फ्लक्स लिंकेज। तो वही चीज़ आ गई आपके पास, करंट इन फ्लक्स रिलेशनशिप ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल के में बताती है कि आउटर सर्कल सर्कल का एरिया का रेशियो विद इंटरनल फील्ड एरिया, वो डिसाइड करता है कि कितना करंट आपके पास ओवरऑल फ्लो कर रहा होगा इंटरनल फील्ड में, यानी इंटरनल कंडक्टर में, यानी इसके इनसाइड कोर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, वो हमें एरियाज के रेशियो के थ्रू मिलता है। सही हो गया, ये चीज़ वही आ गई, ये फॉर्मूला यहाँ तक मैं ड्राइव कर लेता, ठीक है। अच्छा, फिलहाल अभी मैं इंटरनल फील्ड को लेके चलता हूँ आगे ना। मैंने अभी फिलहाल ये वाला कॉलम में अभी नहीं देखे आप, ये एक्सटर्नल फील्ड के लिए, ये समझ आ गया तो वो तो आपको वैसे समझ आ जाएगा। कुछ यूनिट्स में वो भी देख लेते हैं। ये आपका, अच्छा, ये मैंने बता दिया, आयरन मोड परमीबल होता है, तो लेकिन हम एल्यूमिनियम कॉपर कंसीडर करेंगे, तो म्यू आपका मल्टीप्लाई होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में मिल जाएगी इसके थ्रू, सही है। अच्छा, यहाँ पर अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फाइजिकल बी है, यानी फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि डिफरेंशियल, क्योंकि यहाँ पर लेंथ जो मैंने कंसिडर की है वो डिफरेंशियल लेंथ कंसिडर की है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ मैंने मेंशन किया है कि हमने क्या किया कि कंडक्टर को इसके सब कंडक्टर में डिवाइड किया हुआ है, और यही यही जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसकी इंटरनल फील्ड हो गई, और ये इसकी एक्सटर्नल फील्ड है, सर, ये इसकी इंटरनल फील्ड है, ये इसकी एक्सटर्नल फील्ड है। तो अब क्या होगा कि ये इसका इसका जो करंट फ्लो वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, और इसका करंट फ्लो जो ओवरऑल करंट ही फ्लो कर रहा होगा, तो इन दोनों के हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अब देखें वही बात है, मैंने शुरू में बात रिपीट की थी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या बोल दें, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बोला नहीं जा रहा मुझसे, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, ये आपकी हर पॉइंट पे चेंज, अब देखा आपने देखा ना, चेंज आई ना,
तो कि अभी दोनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हमने कैलकुलेट की वो हमें इसके लिए अलग मिली, इंटरनल फील्ड के लिए और एक्सटर्नल फील्ड के लिए अलग मिली, और ये बात प्रूव भी होगी जो मैंने शुरू में बोली थी। सही। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल लेंथ आपकी कितनी 1 मीटर है। तो अगर मैं इस डिफरेंशियल लेंथ को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एरिया मिल जाएगा। तो मुझे एरिया तो मिल गया यहाँ से। तो मैंने क्या किया कि डिफरेंशियल फ्लक्स तो अच्छा लेंथ तो डिफरेंशियल थी, फ्लक्स भी डिफरेंशियल फॉर्म में ही आएगा, वो हमें बाद में फिर फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे फिलहाल तो मेरे लिए आसानी थी। अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इसका यूनिट आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर आपको बताना चाहिए। जब हमने 5 कैलकुलेट किया तो एरिया से मल्टीप्लाई किया तो ये वेबर पर मीटर हो गया आपका, एक एम आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल डीएक्स से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमें क्या मिल गया, डिफरेंशियल फ्लक्स मिल गया। फिर मैंने क्या किया, वन कंटिन्यूअस स्ट्रीम पे, ये तो वही चीज़ है। अभी फिलहाल सिर्फ लेफ्ट वाला कॉलम देखें, अभी राइट वाला नहीं देखें आप। सही। अच्छा, अब यहाँ पर लैम्डा जो एन फाइव, अब मुझे क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है, क्योंकि लैम्डा ही निकालूंगा तभी जाके तो इंडक्टेंस आएगी करंट से डिवाइड करने के बाद। अब लैम्डा निकालने के क्या किया कि दोबारा देखिए नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। अब आपके पास वही इंटरनल फील्ड है तो एरिया का फैक्ट आ रहा होगा, एरिया डिफाइन करेगा कि करंट और आपके पास फ्लक्स का लिंकेज क्या है, और ये फ्लक्स लिंकेज ही आपके पास विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैंने वही काम किया इंटरनल फील्ड के लिए, रेशियो जो एरियाज का रेशियो था, ये एक्सटर्नल फील्ड का एरिया डिवाइड बाई इंटरनल फील्ड का एरिया, इनका रेशियो जो है इसको मल्टीप्लाई करवाया इस क्वांटिटी के साथ जो मेरे पास आई थी। ठीक है, फ्लक्स की। तो मैंने सिंपल मल्टीप्लाई करा दिया, कुछ सिंप्लीफिकेशन हुई है सिंपल, और ये वेबर टर्न्स पर मीटर में मुझे क्या मिल गया, डिफरेंशियल फ्लक्स लिंकेज मिल गया विद रिस्पेक्ट टू टर्न्स ऑफ द कंडक्टर, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स मैंने दिए हुए हैं उस कंडक्टर को। ठीक है, मैंने इसको नाम भी दे दिया लैम्डा इंटरनल है। सही, और कुछ नहीं, ये इंटरनल है, ऐसा ना आप उसको इंटीजर समझ लें, सॉरी। ठीक है, तो मैंने इसके बाद क्या किया, ये इंटीजर नहीं है, इंटरनल ही है। सही। अच्छा, इसके बाद मैंने अब मुझे जाहिर सी बात ये खत्म करना है तो मुझे इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, इंटीग्रेशन 0 से r तक आ रही है, क्योंकि इंटरनल फील्ड अगर आप देखें तो इसका जो रेडियस है वो आपका 0 से r तक ही जा रहा है, फ्रॉम सेंटर इसका 0 ले लें, 0 टू r। सही। ओहो, आई एम सॉरी। ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपके पास। अब ये यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी आपके पास, इसको जब आप भाई आप सिंपल इंटीग्रेशन ही अप्लाई हुई है, ये लिमिट्स आप पुट कर दें इसमें, म्यू आपको पता है 4π(x⁻⁷) होता है, पुट करने के बाद ये आपके पास सेंटर है। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता हम उसी एक्सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं जो एक्सप्रेशन हमने आगे बहुत यूज़ की है, लेकिन पता नहीं आई कहाँ से, मुझे भी नहीं पता था, तो थोड़ा सोचा मैंने कि इसको थोड़ा देख लेना चाहिए। तो लैम्डा जो, अच्छा ये आया आपके पास। ठीक है, ये 4 से 8 कैंसिल हुआ, 1/2 आया, ये आई आ गया, और अच्छा ये एक चीज़ बताऊँ, आई एम सॉरी, ये आपका पाई है और ये म्यू है, ये 4 नहीं है, मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब सी है, तो ये म्यू है 4 नहीं है ना, तो म्यू मैंने पुट किया इसके बाद ना, तो ये फिर मेरे पास ये आंसर आया। ठीक है, ये म्यू है, मैं पहले इसको 4 समझ रहा था, मैंने गलती से बोल दिया 4 से 8 कैंसिल, नहीं ये म्यू है असल में, मैं खुद अपनी कभी बार राइटिंग नहीं पहचान पाता, ये म्यू है। जो जो मेरे पास जो परमिएबल जो कांस्टेंट का जो है, जो भी कांस्टेंट यूज हो रहा है उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये बेसिकली उसका ये सिंबल है। ठीक है, तो 4π(x⁻⁷), अब 4π(x⁻⁷) मैंने पुट किया इस पे। ठीक है, तो जब मैं पुट करूंगा तो कुछ कैंसिलेशन होगी मेरे पास। ठीक है, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये x⁻⁷ ऊपर आओगा तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, और ये 4 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बचेगा। आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने जाहिर सी बात है मुझे इंटरनल क्या निकालनी है, इंडक्टेंस निकालनी है, डिवाइड बाई आई कर दूंगा, तो मुझे ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ये था मेरे पास किसके लिए, इंटरनल फील्ड के लिए। अब एक्सटर्नल फील्ड, अब मैंने इंटरनल फील्ड का आपको बता दिया, एक्सटर्नल फील्ड का तो आसान ही है, इसमें तो कोई इतनी मसले वाली बात ही नहीं है, तो मैं दोबारा से ऊपर चले जाता हूँ। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब, फ्लक्स का मतलब है कि एक कोई फील्ड का कोई पॉइंट है उसके साथ मेरा फ्लक्स लिंक हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल जो इंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना वो एक्सटेंड सेल्फ इंडक्टेंस ही कर रहे हैं, अभी यहाँ पर कोई अलग से कुछ सेपरेट कोई कंडक्टर नहीं है, अगर हम उसका लिंक इसके साथ देखेंगे तब जाके वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगी, यानी उसके थ्रू जो हमें इंडक्टेंस मिलेगी वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। अभी फिलहाल हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर इस फील्ड का पॉइंट फर्दर एक्सटेंड हो जाता है टू दी इनफाइनाइट पॉइंट दैट इज पी इन दिस केस, तो इस पर अगर मैं एम्पीयर्स अप्लाई करूँ तो वही केस है जो हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये ओवरऑल करंट आपका है तो कि इसमें कोई भी रेशियो अप्लाई नहीं हो, क्योंकि हम कंडक्टर का जो पूरा पाथ है करंट का वो कंसीडर कर रहे हैं बेसिकली। सही।
तो ये हो जाएगा आपके पास h/i/2πx हो जाएगा ये आपके पास। अच्छा, ये आपके पास होता है एम्पेयर टर्न्स पर मीटर, ये आपका फील्ड का वो होता है यूनिट, ठीक है। अरे यार, अच्छा थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। असल में इससे बार बार पता नहीं क्यों क्रॉस का बटन क्लिक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा अच्छा, इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ था सही। अच्छा, मैं पहुँच गया था यहाँ तक, तो सही। तो यहाँ से मुझे निकाल, अच्छा यहाँ पर मुझे वही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मुझे मिल जाएगी म्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये वही है जो लास्ट क्लास में हुआ था। अच्छा, अब मुझे डी फाई निकालना है, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये होगा कि यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अब मुझे निकालना है यहाँ से लैम्डा, तो वही, तो यहाँ पर कोई एरिया इफेक्ट नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हुआ था ये, वहाँ से किससे एक मिनट, वहाँ पर ही मल्टीप्लाई हुआ था आपका, अलग अलग करें ये इस के साथ जो एरिया का रेशियो आ रहा था पाई एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के साथ। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिंपल हम कंडक्टर का ओवरऑल ही जो वो है लिंकेज है उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 1 ही मल्टीप्लाई करना होगा, सही है। तो ये आसान है काफ़ी, तभी मैंने इसको पहले कंसीडर किया भी नहीं। बिकॉज हाँ, क्यों, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, वो एक ही नंबर ऑफ टर्न्स आपके 1 ही होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको, जैसे कि आपके ट्रांसफॉर्मर्स में नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास वो डिपेंड कर रहा होता है कि किसमें कितनी टाइपिंग्स हैं, लेकिन जो ट्रांसमिशन, क्योंकि हम यहाँ पर जैसे बात है, हम इंडक्टेंस जो देख रहे हैं, हमने टाइटल से बता दिया मैंने कि हम जो इंडक्टेंस देखेंगे वो ट्रांसमिशन लाइन की देखेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस आपको हमेशा पता है किसमें होती है कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा एक ही होते हैं। तो इसलिए अगर हम ओवरऑल कंडक्टर की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, 1, ठीक है, सही। तो क्या आपके जो, क्यों, क्योंकि आपके कंडक्टर जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे उसमें वो भी फिर 1 ही होंगे। D1 to D2, अच्छा अब D1 to D2 है ये, तो अब यानी इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट से ले लिया D1 से D2, और मैंने सपोज कर लिया जो पॉइंट है इस पूरी फील्ड के अंदर ही आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको D1 कह दिया, सही है। अच्छा, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने इस पर अप्लाई करूँगा, ज़्यादा से बात है, यहाँ पर अप्लाई करने के बाद रिस्पेक्ट डी एक्स ले रहे हो तो 1/x आ जाएगा, ln x जो लग जाती है प्रॉपर्टी, ओ इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी मेरे ध्यान में आ जाता है। असल में लॉग ln की प्रॉपर्टी अप्लाई की ना, तो वो इसके लिए वर्ड प्रॉपर्टी का ही निकल गया गलती से, तो ये प्रॉपर्टी वैसे इंटीग्रेशन अप्लाई किया हमने, सही। और उस पर फिर हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी। अच्छा, पॉइंट 1 इज ऑन द सर्फेस ऑफ दिस सर्कल, तो इसलिए हमने क्या किया कि क्योंकि पॉइंट 1 जो है D1 जो है वो सर्कल के इंटरनल फील्ड के अंदर आ रहा है, जैसे मैंने दिखाया था आपको D1, जैसे यहाँ दिखाया था मैंने आपको, सही है, D1 के अंदर आ रहा था, तो मैंने इसको इसको मैंने R ही कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो वो रेडियस ऑफ इंटरनल फील्ड ही कंसीडर कर लिया मैंने, सही। तो ये हो गया आपके पास। फिर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। अब जब एक्सटेंडर निकालो तो एक्सटेंडर मैंने क्या दिया इसको, और 2x-7 ln d/r लग गया इसमें आई। फिर इंडक्टेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड के लिए मैंने क्या किया कि जो फ्लक्स लिंकेज है एक्सटर्नल इसको डिवाइड कर दिया आई के साथ, 2x-7 ln d/r हो गया, सही है। और ये हेनरी पर मीटर में आपके पास आ गई, सही है। अच्छा, अब टोटल सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इंटरनल एक्सटर्नल को ऐड कर दूंगा, जैसे टोटल मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला दिखाया था वही अप्लाई करूँगा यहाँ पर। तो पहले आई थी 1/2x-7 इंटरनल के लिए, एक्सटर्नल के लिए जैसे आई 2x-7 ln d/r, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, सही। ये सॉल्व किया है मैंने इसको ना, ये अगर आप कन्फ्यूजन हो रही है तो ये म्यू है, इसका 4π(x-7) हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, x-7 ऊपर आ गया, और ln d/r, सही। और फिर मैंने इसका आगे थोड़ा सा और देख लिया, कुछ कॉमन निकाल लिया यहाँ से, 2x-7 तो 1/4 हो गया, ln d/r हो गया, सही है। इस पर मैंने ln और एक्सपोनेंशियल दोनों अप्लाई कर लीजिए, ये वो फैक्टर है जो हम मल्टीप्लाई कराते हैं अपनी रेडियस में, e⁻⁻⁴ है असल में, वो आगे आ गया, आगे दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखें, सही है। तो 2x-7 आ गया, ln e⁻1/4 डॉट d/r, ln की प्रॉपर्टी सिंपल अप्लाई कर दी यहाँ पर, सही है। ये जो है ना रेडियस का जो आपके पास फैक्टर है एक तरीके से, मैं इसके एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी नहीं पता कि हम मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं रेडियस के साथ, लेकिन ये असल में ये वो फैक्टर है जो कि आपका कंडक्टर का जो
रेडियस है ना सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, तो ये यहाँ से ड्राइव हुआ है, यानी जब टोटल इंडक्टेंस हमने कैलकुलेट किया ना तो ये फैक्टर वहाँ से आया है बेसिकली, ठीक है। और ये क्यों आया, क्योंकि इसमें इंटरनल फ्लक्स और इंटरनल फ्लक्स का लिंकेज हुआ हुआ है, तो दोनों रेडियस का एक रेशियो एक तरह से जो कि इसमें रेडियस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो हमें गिवन होता है, तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपका आंसर गलत हो सकता है। सही है, तो ये आपका ओवरऑल फार्मूला हो गया जो हमने आज तक देखा है और आप लोगों ने इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए होंगे। तो ये फार्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ था, सही है, ये फार्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ था, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको आर प्राइम ही कह दिया, तो इसको आप 0.778 आर भी कह सकते हैं, इसको एक अलग से वेरिएबल नाम दे दें हमारे लिए आसानी के लिए। अब फ्लक्स लिंकेज निकालते हैं हम ऑफ वन कंडक्टर इन अ ग्रुप, यानी अभी तो मैं क्या कर रहा था, अच्छा अभी कोई स्टैंडर्ड कंडक्टर्स वगैरह बात नहीं हो रही, उसी कंडक्टर्स को मैंने नंबर ऑफ कंडक्टर्स में डिवाइड किया हुआ ना, अब मैं उसके एक सब कंडक्टर को उसके दूसरे के साथ लिंक कर रहा हूँ, फर्स्ट लिंकेज ऑफ वन कंडक्टर इन अ ग्रुप, यानी उस कंडक्टर को क्या कर रहा हूँ, ग्रुप में देख रहा हूँ, सही है। यानी कोई एक्सटर्नल कंडक्टर मैंने नहीं लिया, वो तो उस वक्त होता है जब आपके मल्टीपल कंडक्टर्स आ जाते हैं। अब ये लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप किस तरह ये देख रहे हो, यानी इसमें आप मल्टीपल कंडक्टर्स ले रहे हो तो ग्रुप लिखा हुआ नहीं, हम उसी कंडक्टर को ग्रुप के फॉर्म में देख रहे हैं, यानी मैंने बताया था हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मालूम करने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कंडक्टर को, तो अभी कंडक्टर हमारे पास एक ही है, लिंकेज भी हमारे पास टोटल एक ही होगा, लेकिन हम उसी कंडक्टर को नंबर ऑफ सब कंडक्टर्स में देख रहे हैं और ग्रुप में फ्लक्स लिंकेज देख रहे हैं, वो क्या होगी। अब जैसे मेरे पास ये नंबर ऑफ सब कंडक्टर्स आए 0.12 और अप टू पॉइंट एन, और मैंने इसका लिंक देखा एक एक्सटर्नल पॉइंट के साथ जो कि इनफाइनाइट पॉइंट, ये फील्ड पॉइंट है बेसिकली आपका फील्ड पॉइंट ना, लेट्स सपोज दिस इज अ फील्ड पॉइंट। अब जैसे फील्ड जो इस कंडक्टर की अराउंड जो इंक्लूड हो रही होगी वो आपके पास इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट फील्ड होगी ना वो, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस कंडक्टर का फील्ड का इफेक्ट देख रहा हूँ अप टू दिस पॉइंट, सही। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टोटल फ्लक्स देंगे तो वन कंडक्टर इन अ ग्रुप एरे, तो पी जो है वो इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, क्योंकि फील्ड जाहिर सी बात है वो तो इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी में जाएगी वो तो आपके पास जाहिर सी बात है उसकी तो कोई लिमिट नहीं, तो हम लेके इसको फिर भी हमने सपोज कर लिया कि पॉइंट पी तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा एन पी, ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्स लिंकेज ऑफ पॉइंट एन अप टू पॉइंट पी, ठीक, अप टू पॉइंट पी यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये लैम्डा एन पी हो गया। किस तरह निकलेगा, लैम्डा वन पी वन प्लस लैम्डा वन पी टू और लैम्डा वन पी थ्री, अब इसको समझते हैं, लैम्डा वन ये जाएगा लैम्डा वन पी एन तक, ये है क्या, लैम्डा वन का मतलब क्या है, पॉइंट वन को देख रहा हूँ अप टू पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट वन, यानी इस ये कहलाता है सेल्फ, यानी उसी कंडक्टर का सेल्फ लिंकेज, जो कि इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, पॉइंट वन, ठीक है, पॉइंट वन अप टू पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट वन, सही है, समझ आ गई मेरी बात। अच्छा, आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये बताएं पॉइंट वन फ्लक्स लिंकेज ऑफ पॉइंट वन अप टू पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट टू, यानी ड्यू पॉइंट टू, अच्छा पॉइंट टू कंडक्टर ही है, इसको मैं बार बार इसको पॉइंट ही बोलूंगा ज्यादा बेहतर है आसानी के लिए, अपने पॉइंट टू समझ लें, फिर जा रहा होगा ये आपका लैम्डा वन अप टू पॉइंट पी एन ड्यू टू पॉइंट एन, सही। अच्छा ये देखें एक्सटर्नल फ्लक्स ऑफ पॉइंट वन लिंक टू द एक्सटर्नल फ्लक्स ऑफ नियर बाय पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट आपका जो है वो लिंक हो रहा होगा टू द नियर बाय पॉइंट, सही। अपने ये पॉइंट लिंक हो रहा होगा अपने सारे नियर बाय पॉइंट्स के साथ, लेकिन उसमें अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी इंडक्टेंस अगर मैं देखूं इस पॉइंट की ड्यू टू दिस पॉइंट, तो इसमें कोई भी सेल्फ इंडक्टेंस वाला पार्ट नहीं होगा। अगर मैं इस पॉइंट को, जो मेरा माउस का कर्सर है, इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट के साथ देख रहा हूँ तो इसमें सिर्फ म्यूचुअल वाला पार्ट आएगा, इसमें इंटरनल वाला पार्ट, इंटरनल इंडक्टेंस वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है, या इंटरनल फ्लक्स लिंकेज वाला पार्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इस कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, इस अपने कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों फील्ड होगी, मेरी बात समझ आ रही, तो यही हम देखेंगे, सही। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, अच्छा मैंने लिखे बताया हुआ कि जो एक्सटर्नल फ्लक्स होगा पॉइंट वन का, ठीक है, एक्सटर्नल फ्लक्स पॉइंट वन का वो लिंक कर, यानी एक्सटर्नल फ्लक्स सबके नियर बाय जितने पॉइंट्स हैं सबका लिंक कर रहा होगा, लेकिन जो इंटरनल फ्लक्स होगा ना, इंटरनल फ्लक्स जो होगा वो अपने ही पॉइंट
इसके अक्रॉस इसकी रेडियस के रिस्पेक्ट से आएगा, ठीक है। यानी एक पॉइंट है, मैं आपसे दोबारा थोड़ा एक्सप्लिसिटली बताता हूँ चीज़ को ना, क्या मतलब है। ये नंबर ऑफ सब कंडक्टर्स पॉइंट्स हैं, सही है, ये बात समझ आई मेरी। अब अगर मैं इसका लिंक देख रहा हूँ, इस कंडक्टर का लिंक देख रहा हूँ अपने साथ, यानी इसका सेल्फ लिंक देख रहा हूँ, तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल वाला पार्ट नहीं होगा, इसकी अपनी एक इंडक्टेंस होगी, सही, उसको देख रहा हूँ। लेकिन यानी इसका लिंक, इसका सेल्फ का लिंक किसी दूसरे के साथ लिंक नहीं होगा, यानी इसका सेल्फ इंडक्टेंस सिर्फ अपने ही अक्रॉस होगा। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल फ्लक्स की बात करूँ तो वो इसके साथ भी हो सकता है, इस पॉइंट के साथ भी हो सकता है, वो एंड पॉइंट तक जा सकता है, अप टू पॉइंट पी। तो ये बात मैं बताने वाला था, सही। और थोड़ा आगे देखते हैं, सही। ये मैंने बता दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, I1 इसमें इंक्लूड कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज देख रहा हूँ, इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई किया मैंने, यहाँ पर कोई मसले वाली बात तो नहीं। अच्छा पॉइंट, अच्छा हम देख रहे हैं किसकी इंडक्टेंस, पॉइंट 1 के लिए देख रहे हैं, तो 2x-7 I1 ln। अब ये थोड़ा सा गौर से देखिएगा, d1p बाय आर प्राइम, क्योंकि d1p बाय आर प्राइम का क्या मतलब है, आर प्राइम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे लेक्चर्स मैंने आगे बताया था लेक्चर में, ये आर प्राइम जो होता है वो कंडक्टर का अपना ही रेडियस होता है विद मल्टीप्लाइंग द फैक्टर ऑफ 0.0778। तो अब सबको हटा के अगर हम सिर्फ इसको देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फ्लक्स लिंकेज आपका सेल्फ फ्लक्स लिंकेज है, सिर्फ ये होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। λ1 p1 यानी इसका लिंक अप टू पॉइंट p फील्ड पॉइंट ड्यू टू पॉइंट, यानी अपना ही लिंक अपने साथ, सही है। इसको बोलते हैं सेल्फ लिंक ना, तो सेल्फ लिंकेज आपके पास, तो वो किस तरह होगा, 2x-7 I ln d1p, 1 का मतलब कि ड्यू टू पॉइंट 1, सही, हाँ सही, ड्यू टू पॉइंट 1 अप टू पॉइंट p डिवाइड बाय आर प्राइम, ठीक है। आर प्राइम लिख सकते हैं d11, इसका λ12 होगा 2x-7 I2 ln d1 सॉरी d2p, यानी लिंक 2 का p के साथ डिवाइड बाय d21 ड्यू टू पॉइंट 2 अप ऑफ पॉइंट 1। तो इस तरह कहाँ तक चलेगा, d3 I3, ये चेंज हो रहा होगा बार बार आपके पास। अच्छा देख हम सिर्फ पॉइंट 1 को, यानी बेंच मार्क, सर बेंच मार्क का वर्ड मैंने बहुत यूज किया, बेंच मार्क आपका 1 ही होगा, ठीक है। फील्ड पॉइंट आपका वही रहेगा, जिस पॉइंट की वजह से आपके पास इंडक्टेंस फ्लक्स लिंकेज जो हम देख रहे होंगे वो पॉइंट चेंज हो रहे होंगे, यानी ये जो पॉइंट्स है ना आपके पास, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स हैं, यानी मैंने एक पॉइंट सपोज कर लिया 1, अब मैं इसका लिंक इसके साथ देख रहा हूँ, इसका लिंक किसी और पॉइंट के साथ देखूंगा, इसका लिंक किसी और पॉइंट के साथ देखूंगा अप टू पॉइंट p, ये मतलब मेरा, सही। तो ये काम हमने किया, सही है, कोई मसला तो नहीं है, पर सब इशू, कोई मसला तो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी लीजिएगा। अगर मैं इसको अप टू पॉइंट n तक लेके जाऊं, तो फ्लक्स लिंकेज ऑफ पॉइंट 1 अप टू पॉइंट p ड्यू टू पॉइंट n, सही। इसका मतलब ये है कि मैं इस पॉइंट का लिंक देख रहा हूँ अप टू पॉइंट n पॉइंट कहीं होंगे, जैसे यहाँ से दिखा देता हूँ ना मैं, यहाँ ज़रा बेहतर रहेगा, अप टू पॉइंट n, पहले मैंने इसके साथ देखा, फिर मैंने 3 के साथ देखा, तो अब मैं अप टू n पॉइंट के साथ देख रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे यहीं से बताएं क्या होगा, λ1 pn इज इक्वल टू x⁻⁷ करंट in ln dnp dnp बाय d, हाँ जैसे कि 2x⁻⁷ in ln dnp बाय dn1, सही। तो ये होगा, सही हो गया, कोई मसला तो नहीं है। आगे और देखें, अब हमने सब्स्टिट्यूट कर ली वैल्यूज को कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में, ये 1 लिखा होता है, मैंने शायद सही से दिखाया नहीं, ये 1 ही है आपके पास, सही। तो बस ये हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, पहले मैं दिखा देता हूँ किस तरह। अब ये मैंने उसको भी पुट कर दिया, 2x-7 फैक्टर मेरे पास कॉमन आ गया, ठीक है। और अच्छी बात ये थी कि, हाँ अभी बताता हूँ यहाँ हुआ क्या असल में। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाले जो ln d1p बाय आर प्राइम लिखा हुआ ना, इस पर मैंने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। किस तरह, मैंने क्या किया कि मैंने ln की कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, ये वाली a डॉट b वाली यूज़ की, तो a मेरा d1 b हो जाएगा, और b मेरा क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, क्या b मेरा r प्राइम होगा, नहीं, यहाँ मैंने 1/r प्राइम कंसिडर किया, और मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने की वजह थी, किस में ब्रेक किया, देखिए ln d1p यहाँ आ रहा है, और इसका दूसरा वाला 1/r प्राइम यहाँ आ रहा है ln के साथ,
क्यों किया? क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की कि मैं अपनी इस पूरी एक्सप्रेशन को ना जो पी के साथ आ रही है अप टू पॉइंट पी, उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा पॉइंट पी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है, तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट का, यानी इसका मतलब ये है कि मैं इस पॉइंट को या इस पॉइंट को या एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस लूंगा पी पॉइंट, वो तो इनफाइनाइट ही आएगा। जैसे पता है ये फील्ड पॉइंट कोई लिमिट थोड़ी है, ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कंटिन्यू हो रही है। तो मैंने इसको एक डिस्टेंस लेना था, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो एलन की प्रॉपर्टी के साथ ब्रेक किया मैंने इनको, ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, ए मेरा d1p हो जाएगा, बी मेरा 1/r प्राइम हो जाएगा, तब जा यानी सपोज करनी ये मल्टीप्लाई वाले दो चीजें आ जाएंगी, d1p डॉट 1/r प्राइम, d1p डॉट 1/r प्राइम। तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी? ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ऑल तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, यहाँ बीच में माइनस आना चाहिए, लेकिन हमने माइनस अप्लाई नहीं की, हमने आर प्राइम को 1/r प्राइम कंसिडर किया और फिर अप्लाई की लॉ की प्रॉपर्टी, एलन की प्रॉपर्टी जो भी होती है। सही है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि I1 ln d1p, I2 ln d2p, अच्छा ये सब मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ पर अप टू ln dnp। सही, और ये मेरे पास अलग से आ गए, ठीक, अप टू I ln dnp, ठीक है, सही, dnp। और ये यहाँ पर एक और टर्म लिखी होगी 1/ln, या लिखा होगा I ln 1/, क्या होगा d, क्या हो जाएगा ये dn1, क्योंकि हमने फील्ड पॉइंट जो बेंचमार्क किया है वो 1 का लिया है। सही, तो प्रॉब्लम तो नहीं। अब क्या करूंगा कि अब ये जो ln d1p आ रहा है ना, इन सब में जैसे मेरे डिस्टेंस तो सेम ही है, d1 d2 d3 आपस में क्या है, बराबर है, तो मैंने इनको इक्वल सपोज कर लिया। सही है, और इक्वल सपोज करने के मैंने क्या किया, सारे पॉइंट्स आपस में सेम डिस्टेंस पे थे, तो मैंने इनको आपस में माइनस करवा दिया। ओ सॉरी, माइनस नहीं, कॉमन ले लिया, सॉरी मैंने माइनस वर्ड यूज कर लिया, सब मैंने कॉमन ले लिया। ये कुछ ऐसी जनरल थोड़ी लिखी हुई थी। सही है, ये छोड़ दें आप लोग। तो सम ऑफ करंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा, एल एन आपका एल एन डी आपका कॉमन आ जाएगा। क्यों एल एन डी क्यों कॉमन आएगा आपके पास? क्योंकि एल एन डी इसलिए कॉमन आएगा क्योंकि ये एक ही डिस्टेंस हो गया, तो एल एन डी यहाँ से कॉमन निकला, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अगर बैलेंस केस है आपके पास तो करंट आपके पास क्या होता है, नेट करंट जीरो होता है। सही, ये आ गया आपके पास। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर आई वन, ये वाली टर्म रह जाएगी, तो मेरे पास सम जो है ना वो सिंप्लीफाई होगी। तो आंसर ओवरऑल क्या मतलब मेरे पास 2x-7 I1 ln 1/r प्राइम। ये आपके पास सिर्फ एक ही एक टर्म होगी इसमें सेल्फ इंडक्टेंस वाला पार्ट, सेल्फ लिंकेज वाला पार्ट आ रहा होगा, यानी इसका रेडियस अपने यानी इस कंडक्टर का रेडियस अपने मतलब इसका कंडक्टर का अपना रेडियस ना, और ये जो है R2 प्राइम क्या है मेरे पास, इस कंडक्टर का रेडियस विद नियर बाय पॉइंट दैट इज पॉइंट 2। तो इस तरह कंटिन्यू हो रहा है। सही है, कोई मसला तो नहीं डेरिवेशन में? ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं, अच्छा ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया लैम्डा एन के लिए ना, 2x-7 I1 ln 1/r प्राइम प्लस I2 ln 1/r2 प्राइम प्लस I3 ln 1/r3 प्राइम, या इसको ऐसे कहते हैं 1/r प्राइम I2 ln 1/d, क्या हो जाएगा dn2, फिर dn3 डॉट 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 dnn या rn बोल दें, एक ही बात है। तो अगर मैं एक केस कंसीडर करूँ R2 प्राइम सपोज करूँ, यानी अब मैं बेंचमार्क किसको ले रहा हूँ, 2 को ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2x-7 I1 ln 1/, क्या होगा ln 1/r d21, 2 का लिंक 1 के साथ, यह 2 का डिस्टेंस 1 के साथ, प्लस I2 ln 1/r2 प्राइम d22 भी कह सकते हैं, यानी इसका अपना रेडियस, प्लस I3 ln 1/r d23, फिर IN ln 1/dn2। बस ये आपके पास ये फॉर्मूला बनता है आपके पास। इसको फिर आप डिवाइड करते हैं करंट के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगी, इंडक्टेंस मिल जाएगी। और हमने यहाँ पर सपोज किया, अच्छा यहाँ मैंने एक हेडिंग में मैंने मिस्टेक कर दी, ये हेडिंग असल में क्या थी, इंडक्टेंस ऑफ थ्री फेज 2 वायर है। ओह सॉरी, मैंने लिखा क्या इंडक्टेंस ऑफ थ्री फेज 2 वायर, असल में सिंगल फेज 2 वायर था। ठीक है, यहाँ सिंगल फेज मुझे 1 लिखना था, मैंने गलती से 3 लिख दिया, ये सही कर दूंगा। सही हो गया। अच्छा, आर ए आर बी आर ए यहाँ मैंने बराबर लिया, यानी मैंने क्या किया कि ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा ये ओवरऑल, अच्छा मैं बात बताऊँ, ये इसको स्टैंडर्ड कंडक्टर मत समझ लेगा, अभी वो शुरू नहीं हुआ टॉपिक, ये बात में शुरू होते स्टैंडर्ड कंडक्टर्स वाले टॉपिक। ये मैं एक ही कंडक्टर सपोज कर रहा हूँ, उसके कंडक्टर्स का आपस में लिंक देख रहा हूँ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मैंने बताया था हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है, तो इंडक्टेंस का इफेक्ट भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा ना, तो उसका लिंक है ये बेसिकली। नहीं, इंडक्टेंस ओवरऑल आपके पास सेम ही आएगी, लेकिन वो उस वक्त होगी अगर इन दोनों का रेडियस सेम होगा।
तो इंडक्टेंस भी सेम होगी, फ्लक्स लिंकेज सेम होगी, ये वही केस है। लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे चेंज होने की वजह से हम एक कंडक्टर के ही सब कंडक्टर्स का लिंक देख रहे हैं आपस में। तो ये ओवरऑल ये अलग अलग कंडक्टर्स नहीं है, मतलब ये आप ये नहीं समझ लीजिए स्टैंडर्ड कंडक्टर, अभी एक ही कंडक्टर को देख रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर वाला हमने नेक्स्ट केस में देखा था, जिसमें बहुत लंबी हमने डेरिवेशन की थी। ठीक, उसमें एक लिंक देखा था, एक कंडक्टर का अपना लिंक, और फिर उस पूरे कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के साथ लिंक। ठीक है, तो वो अलग चीज थी, अलग डेरिवेशन थी वो। सही। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मुला अप्लाई कर, अच्छा यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि रेडियस दोनों के बराबर है। करंट जो फ्लो कर रहा है, अगर आई है मेरे पास आई है, तो आई भी माइनस आई है। ठीक है, क्योंकि वो एज अ रिटर्न पार्ट एक कर रहा होगा इसके लिए। अच्छा, क्योंकि रेडियस सेम है तो फ्लक्स लिंकेज सेम होगा, फ्लक्स लिंकेज सेम है तो मैं यहीं से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ दोनों की क्या आएगी, इंडक्टेंस सेम आएगी। ठीक है, कोई मसला तो नहीं। अच्छा, यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया लैम्डा टू एक्स माइनस 7 आई ए एल एन वन अपन आर ए प्राइम प्लस आई बी एल एन वन अपन आर डी ए बी या डी बी ए। डिस्टेंस सेम है, रेडियस सेम है, अप्लाई कर दूंगा सिंपल यहाँ पर। और करंट क्या है, आई, बी क्या है, माइनस आई के बराबर है, तो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। सही है, बस आखिरी यहाँ से मुझे एल ए पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से आई लिख दिया, आई एम सॉरी, ये आई नहीं होगा, आई हट जाएगा जब ये डिवाइड होगा करंट के साथ, तब मुझे इंडक्टेंस मिलती है, तो यहाँ पर आई नहीं आएगा। सही। इसमें लैम्डा बी निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, 2x-7 आई ए। अच्छा, करंट का पाथ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आई ए ही होगा, चाहे आप फ्लक्स लिंकेज पॉइंट बी का देखें या एन का देखें। जो करंट का जो सीक्वेंस होगा वो पॉइंट वन से पॉइंट एन तक ही होगा, यानी आई ए से आई एन तक ही जा रहा होगा। तो अभी भी हम लिंक देख रहे हैं लैम्डा बी, यानी फ्लक्स लिंकेज देख रहे हैं पॉइंट बी का, लेकिन जो करंट का पाथ फॉलो होगा वो ए से बी तक का होगा, यानी ए से बी पे जा रहा होगा। अगर आप इसको बी से ले लेंगे ना तो आपकी वेरिफिकेशन गलत हो सकती है, फॉर्मूला गलत ड्राइव हो सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ था एक दफ़ा। तो ये आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर आई बी नहीं आएगा, आई ए ही आएगा। सही है, सही लिखा हुआ है, आई ए प्लस आई। तो आई ए एल एन वर्मन आर बी प्राइम प्लस आई बी एल एन वर्मन आर डी ए बी, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो एट दी एंड क्या हुआ, इंडक्टेंस क्या ही सेम आई, डी बी ए भी सेम है, आर रेडियस भी सेम है, आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल आर हो जाएगा, तो इंडक्टेंस क्या हुई, फ्लक्स लिंकेज सेम आया। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल एक था समरी थी इंडक्टेंस के टॉपिक की। अब आपका इंडक्टेंस टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो रेजिस्टेंस का टॉपिक जो है काफ़ी आसान था, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही तो देख लेगा, लेकिन रेजिस्टेंस का टॉपिक वाहिद ऐसा टॉपिक है जो कि उसके न्यूमेरिकल ईजी हैं। ठीक है, और इंडक्टेंस मैंने इसलिए लेक्चर्स में कवर करवाया क्योंकि ये इंडक्टेंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल वगैरह में, तो मैंने सोचा इसको देख लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। और रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है वो मैं देखूंगा, टाइम मिलता है इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे, लेकिन वो बहुत इजी है, अगर होगा भी तो एक लेक्चर की बात होगी, लेकिन मेन टॉप आपका इंडक्टेंस का ही है, मेन टॉपिक ना। तो मिड में रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस दोनों आएगा। अभी लास्ट क्लास और होगी सर अदनान की, तो वो नेक्स्ट वीक बता रहे थे कि एक टॉपिक और रहता है इंडक्टेंस में ना, तो मतलब आपके जो बंडल कंडक्टर्स जो है ना, उनकी एक टाइप और रहती है अरेंजमेंट की, तो वो न्यूमेरिकल भी आपके पास होगा, तो वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल मिड का टॉपिक यहीं तक ही है आपका ना। इसके बाद कैपेसिटेंस वाला टॉपिक अभी मेरे ख्याल में इंक्लूड नहीं होगा, वो आपका मिड के बाद ही पढ़ाएंगे। कुछ सेक्शन में अभी कैपेसिटेंस वाला पहले होगा, इंडक्टेंस वाला बाद में होगा, तो वो कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं अभी, और हम अभी इंडक्टेंस पढ़ रहे हैं। सही है, तो वैसे कैपेसिटेंस का टॉपिक रिलेटिवली इजी होगा एज कम्पेयर टू इंडक्टेंस, और आपको अगर इंडक्टेंस वाला टॉपिक समझ आ गया तो कैपेसिटेंस वाले को टॉपिक को पिक करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और सर अदनान ने यही सारा शार्पली काम किया कि सर ने हमें एक मुश्किल वाला पहले बता दिया, और कैपेसिटेंस वाला जो है वो बाद में कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा था कुछ पैरामीटर देखे ट्रांसमिशन लाइन के, इसमें क्या इफेक्ट आ रहे होते हैं, इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस का, कंडक्टेंस का और रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस हमने देख लिए, और कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हमारी रहती है। तो ये हमारा बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का इस तरह पूरा एक ओवरव्यू होता है। इसमें जितने पैरामीटर्स, जितने इफेक्ट जो आ रहे होते हैं वो हम देखेंगे। तो हमने रेजिस्टेंस का इफेक्ट देख लिया और इंडक्टेंस का इफेक्ट देख लिया। सही, ऑल दो वो कंप्लीट हो चुका है, न्यूमेरिकल बेसिक क्लासेस होंगी नेक्स्ट, तो उससे और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो क्लास अभी यहाँ एंड करते हैं, और आपका ये प्ले लिस्ट में शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। तो उसको देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो पूछ लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, और बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।